आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। यूजीसी रेगुलेशंस क्या है। लोग सिर्फ इसको यूजीसी यूजीसी कह रहे हैं और काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग अनसेटिस्फाइड हैं। अभी भी क्लैरिटी नहीं है लोगों को, मतलब स्पष्ट नहीं है लोग कि आखिर ये है क्या, ये यूजीसी क्या बवाल है। तो देखो, मैं आपको कुछ डीप इंसाइट देने की कोशिश करता हूँ और इसके कुछ लीगल पहलुओं को भी हम छू के चलेंगे ताकि जो हमारे जागरूक व्यूअर्स हैं वो ये बात समझ पाए कि आखिर ये सब है क्या। देखिए, यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की ये संस्था है। इसके अनुच्छेद 26, इसके सेक्शन 26 के तहत इसको ये पावर मिलती है कि ये रेगुलेशंस बना सकती है अच्छे प्रशासन के लिए, कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है और विश्वविद्यालय है उसमें प्रशासन अच्छा रहे। सबसे पहली बार गाइडलाइंस ये कब आई थी? यूजीसी की गाइडलाइन सबसे पहले सन 2012 में आई थी। फिर ये यूजीसी 2026 की गाइडलाइंस क्या है, तो देखिए यूजीसी 2026 रेगुलेशंस जो है आपकी, वो 13 जनवरी को माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिफाई करी थी। क्या थी ये यूजीसी रेगुलेशंस 2026? तो ये यूजीसी रेगुलेशंस 2026 क्या है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस 2012 आई थी। तो देखिए क्या हुआ था, यूजीसी ने सन 2012 में जो रेगुलेशंस बनाई थी वो इसलिए थी क्योंकि रैगिंग भी चलती है शैक्षणिक संस्थानों में, और किसी भी वजह से भेदभाव, हैरेसमेंट, रैगिंग, अनफेवरेबल बिहेवियर, बाइसनेस हो सकती है स्टूडेंट्स के बीच में और स्टूडेंट, प्रोफेसर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बीच में। तो 2012 में पूरी की पूरी रेगुलेशंस आई थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये 2026 की रेगुलेशंस क्यों लानी पड़ी? क्या आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने? तो देखिए, 2 सुसाइड केस होते हैं भारत के अंदर। पहला सुसाइड केस हुआ था रोहित वेमुला का, जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट था और संदिग्ध परिस्थितियों में, ये देखिए समझने की बात है कि एक स्टूडेंट जो कि ब्राइट स्टूडेंट था और पीएचडी स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर लिया। उसके कुछ समय के बाद ये रोहित वेमुला का केस आया था 2016 में। उसके बाद 2019 में डॉक्टर पायल होती हैं और वो अपनी पीजी कर रही होती हैं गायनेकोलॉजी में, यानी कि स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ के तौर पर वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होती हैं एमबीबीएस के बाद। वो एसटी कैटेगरी से रहती हैं और वो भी सुसाइड कर लेती हैं। उनकी भी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा टर्नआउट आता है, क्योंकि रेगुलेशंस तो लागू थी 2012 से, तमाम ऐसे प्रोविजंस थे जो कि इक्विटी पर लेके आए सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो किस कास्ट से हैं, किस क्रीड से हैं, किस कलर से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस भाषाई क्षेत्र से हैं, तमाम व्यवस्था यूजीसी रेगुलेशंस 2012 में की गई थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर पायल सुसाइड कर लेती हैं। तो उनकी माँ जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ तो हुआ सो हो गया, लेकिन इनका प्रवर्तन, इनका एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो पाया इन रेगुलेशंस का, आखिर क्या है। तो वो ये चाहती थी कि इनका एनफोर्समेंट हो, जो रेगुलेशन बन चुकी हैं 2012 में उनका प्रवर्तन हो जाए, ताकि बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो जो कि उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं या विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। जब ये पीआईएल पढ़ती है तो इस पीआईएल में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जनहित याचिका में रोहित वेमुला के भी पेरेंट्स मिल चुके थे और डॉक्टर पायल की माँ जो है इस पीआईएल को साथ में डालती हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि 2019 से लेकर 2024 तक रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएं कि ये जो रेगुलेशंस 2012 में, यूजीसी रेगुलेशंस 2012 में जो लागू हुई थी, क्या परफॉर्मेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आता है कि 2019 से लेकर 2024 तक 124% ऐसे उत्पीड़न के मामले में बढ़ोतरी हो चुकी है, जहां पर जो पीड़ित बच्चे हैं
वो किसी ना किसी वजह से पीड़ित होते हैं और उन्होंने अपना कंप्लेंट रेज किया है। 124% की बढ़ोतरी पाई गई। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई जो आपकी रेगुलेशंस हैं क्यों एडमिनिस्टर नहीं हो पा रही हैं, और ये मैटर चला जाता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद थे, यूजीसी के अधिकारी थे। और सब कुछ होने के बाद 13 जनवरी 2026 को नई गाइडलाइंस आ जाती हैं। अब जब गाइडलाइंस आ जाती हैं तो ये मुद्दा, क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा था, ये आग पकड़ लेता है। सवर्ण जाति के जो लोग थे, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनको ऐसा लगता है कि हम तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि रोहित वेमुला वाला केस ले लें या डॉक्टर पायल वाला केस ले लें, कुछ लोग ही जिम्मेवार होते हैं, लेकिन उसकी वजह से सारी जनरल कैटेगरी सफ़र ना करें तो सब लोग तो जिम्मेवार नहीं है। अब ये एक टोटल अनरेस्ट की सिचुएशन बन जाती है। अब चूंकि हर व्यक्ति तो जानता नहीं है, हालांकि सारी जो रेगुलेशंस हैं वो अवेलेबल थी। क्या इक्विटी मेंटेन करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट, क्या आया, तो इसके बारे में लोगों ने विचार विमर्श तो कम किया, कंफ्यूजन ज़्यादा फैला, एक केओस की कंडीशन हो गई। और उसके बाद पीआईएल के थ्रू ही इस मुद्दे को चैलेंज किया जाता है। तो पीआईएल डाली गई साहब, जिसको बोलेंगे कि इसको स्टे करने के लिए ये जो गाइडलाइंस लागू की गई थी, जो रेगुलेशंस के थ्रू होनी थी, इनको रोकने के लिए एक पीआईएल डाली जाती है। और जनरल कैटेगरी की तरफ से जो वकील होते हैं विष्णु शंकर जैन, वो अपना मत रखते हैं। तो उनका कहना क्या था? अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि यूजीसी रेगुलेशंस सन 2012 में भी क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज जो है आपका 2, उसमें डिस्क्रिमिनेशन, रैगिंग, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर से लेकर तमाम सारी चीज़ें डिफाइन थी कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्या एक्शंस लेने होंगे इंस्टीट्यूशंस को, सब कुछ था इसमें। तो बात ये हुई कि आखिर विष्णु शंकर जैन अपना क्या मत रखना चाहते थे इसमें, उनको नई वाली रेगुलेशन से क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए विष्णु शंकर जैन जी का ये कहना था कि इसका जो क्लॉज 3C है, नई रेगुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी रेगुलेशंस में सारी चीजें थी ऑलरेडी, सब कुछ था। डिस्क्रिमिनेशन में वाकायदे दे रखा था, कास्ट, क्रीड, कलर, और किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके साथ भी इस ग्राउंड पर, किसी भी ग्राउंड पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी को भी आप किसी भी लाभ को लेने से ना वंचित करेंगे, ना उसको रोकेंगे, ना उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा। इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट था, डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड था, रैगिंग के लिए भी उसमें प्रोविजन स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था। ये सब आप डेफिनेशन क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो उसमें सब ABCDEF इस तरीके से दिया हुआ, सब कुछ था, कैसे कंप्लेन होगी, क्या प्रिवेंटिव मेजर होंगे। लेकिन बात ये आती है कि इसको चैलेंज क्यों किया गया। भाई ये तो समझ में आ गया कि पहले से था, सब कुछ ठीक भी था, बहुत अच्छे से डिफाइंड था, नई रेगुलेशन आई, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, तो वो मैं आपको क्रक्स स्टोरी में बता देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन ऑब्जर्वेशंस निकल के आई जनरल पक्ष की तरफ से, जो उनको लग रहा था कि इसको स्टे कर देना चाहिए, उसमें सबसे पहले था क्लॉज 3C। क्लॉज 3C में डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें सिर्फ SC ST और OBC वर्ग के लोगों को ही जोड़ा गया था, जबकि इसका जो क्लॉज 3E है वो पहले की तरह 2012 की तरह डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट में डिफाइन करता है। सब लिखा हुआ था उसमें, कास्ट, क्रीड, कलर, रेस और भाषाई क्षेत्र, मतलब लैंग्वेज के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो विष्णु शंकर जैन जी का ये कहना था कि जब 3E में वाइडर डेफिनेशन थी, उसमें सारे लोग कवर हो जाते, उसमें जनरल वाले लोग भी कवर हो जाते, क्योंकि प्रताड़ित तो कोई भी हो सकता है। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जनरल का कोई बच्चा प्रताड़ित नहीं हो सकता, मान लीजिए अपने सीनियर से या साथ वालों से, क्योंकि वो OBC का है। क्यों? OBC का बच्चा भी तो एक मनुष्य है, हो सकता है वो गलती कर दे या कुछ वैसी टिप्पणी कर दे, कोई फेवरिज्म हो जाए। तो उनको प्रॉब्लम 3E से नहीं थी, सिर्फ क्या प्रॉब्लम है 3C से। 3C में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ किसको मान लिया गया था कि कौन कौन डिस्क्रिमिनेट हो सकता है? OBC, SC और ST, सिर्फ
ये प्रॉब्लम थी। दूसरी बात जो विष्णु शंकर जैन जी ने कही वो ये कही कि इसमें रैगिंग के रिगार्डिंग कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है कि कुछ रैगिंग को भी अनकंसिडर नहीं कर सकते। भाई कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का, हो सकता है उसका सीनियर ओबीसी या SC ST कैटेगरी का हो, अगर इस कंडीशन में अगर उसके साथ रैगिंग हो जाएगी तो उसको तो लाभ मिलेगा ही नहीं, या उसने रैगिंग देने से मना कर दिया तो उसका सीनियर जाएगा और इसके तहत जो है कंप्लेंट रेज कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक नोटिस इशू कर दिया UGC के लिए और यूनियन गवर्नमेंट के लिए 29 जनवरी 2026 को। इन रेगुलेशंस पर UGC रेगुलेशंस 2026 पर स्टे लगा दिया जाए और ये प्रभावी नहीं होंगी। ये खुशखबरी भी है जनरल कैटेगरी के तमाम सिटीजन्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए। और ये एक इंटरिम ऑर्डर था जिसको कि डिवीज़न बेंच, सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे हमारे ऑनरेबल CJI सूर्यकांत साहब एंड जस्टिस बागची, इन्होंने इंटरिम ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ये ऑर्डर मिल चुका है और ये स्टे की जा चुकी हैं और अगली हियरिंग तक ये प्रभावी नहीं रहेंगी क्योंकि अभी इसमें इंसाइट और लेना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं इसमें। फिलहाल 19 मार्च तक ये निष्प्रभावी रहेंगी और UGC रेगुलेशंस 2012 जो है तब तक लागू रहेंगी। अच्छा, और थोड़ा सा हम इंसाइट ये भी जानते हैं कि जैसे क्या क्या सोचते हैं लोग, मतलब जुडिशरी इसको किन किन एस्पेक्ट्स के साथ जोड़ के देखती है। तो देखिए, एक तो है आर्टिकल 14 आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसकी बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, बहुत ही सिंपल। अच्छा, आर्टिकल 15 भी इससे टच है। आर्टिकल 15 क्यों हिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, व्हाटएवर इट इज गिवन है। लेकिन साथ में रैशनल क्लासिफिकेशंस की भी कहीं कहीं पर बात होती है। तो ये भी हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा ध्यान रखें कि युक्त थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं जहां जहां पर आवश्यक होता है। इसके अलावा ये किसको और हिट करेगा? ये आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। हाँ, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 17 के तहत भी प्रावधान दिया गया है। और किसे ये रिलेटेड है? आर्टिकल 46 ये हमारे DPSP नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। इसमें क्या है कि राज्य जो है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट तो है नहीं, ये क्या है? हमारा नीति निर्देशक तत्व है, मतलब DPSPs में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 46 कहता है कि जो SCs हैं, STs हैं और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एजुकेशन के लिए और उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो स्टेट कार्य करेगा। थैंक्स अ लॉट। आप समझ गए कि ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ 2026 में प्रकट हो गया है। 2012 में गाइडलाइंस थी, बहुत अच्छा था, उसमें सभी के लिए था। लेकिन 2012 की गाइडलाइंस जो थी UGC रेगुलेशंस ऑफ 2012, उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें जनरल कैटेगरी का बच्चा था तो वो एक्सक्लूड था। ऐसा कुछ एक्सक्लूजन वाली बात नहीं थी, उसमें सब लोगों को कवर किया गया था कि किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम रह गई? ये बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल में है तमाम जो भी मेजर्स लेने हैं स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड, तो वो सब इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको स्वयं भी पढ़िए, डाउनलोड करिए इसको। हाँ, और क्या प्रॉब्लम रह गई है? 3E तो बहुत अच्छा है, ठीक है। PIL में जो सवर्णों की तरफ से जो PIL डाली गई है उसमें कहा गया है ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत और ज़्यादा एलोबरेट किया गया है। 3E भी बहुत अच्छा है, डिस्क्रिमिनेशन में सबको जोड़ तो रहा है। वो कह रहा है किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड, कलर, लैंग्वेज, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, सबको कवर कर लिया। 3C थोड़ा सा नैरो डेफिनेशन दे रहा है, तो अलग से नैरो डेफिनेशन देने की क्या जरूरत है? 3C कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन में 3C की डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेशन में किसको कवर कर रही है? SC STs एंड OBCs ओनली। तो फिर तो ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ उनके लिए हो गया, ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा रैगिंग वाला भी मुद्दा था कि भाई रैगिंग के रिगार्डिंग इसमें प्रोविजन लैग कर रहा है। तो देखिए साहब, क्या अमेंडमेंट होने के साथ आता है। जब अमेंडेड रेगुलेशंस आएंगी तो फिर हम देखेंगे कि
ये तुम्हारी जो इक्विटी के लिए रेगुलेशंस बनाई गई हैं ये किस तरीके से लागू होती है। थैंक यू व्यूअर्स।